हेलो एवरीवन, वेलकम टू CVNIS एकेडमी। आप सभी लोगों के समक्ष मैं एनसीईआरटी का सीरीज लेकर के आ रहा हूं और इस एनसीईआरटी की सीरीज में क्लास 6 से लेकर के 12 तक के सारे इम्पोर्टेंट किताबों का मैं 1 बाय 1 करके डिस्कस करूंगा। और पहला मैं सामाजिक और राजनीतिक जो जीवन करके एक किताब है जिसको आप सिविक्स के रूप में भी जानते हैं, नागरिक शास्त्र, उसी किताब का पहला यूनिट लेके आया हूँ जो चैप्टर का नाम है विविधता की समझ। इसके हम सारे एमसीक्यूज़ देखेंगे। अगर आप लोग के डिमांड रहें तो इसके एमसीक्यूज़ के मतलब बाद मैं ये भी चाहूँगा कि उसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी चैप्टर का करते जाऊँ। अगर मेरे पास कम से कम 100 अगर डिमांड आ गए, 100 से ज़्यादा, तो मैं उसको भी लेकर के कराऊँगा। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, लद्दाख से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट दिया है कि लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है, यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं होती। दूसरा स्टेटमेंट, यहाँ के लोग खास तरह की बकरी पालते हैं जिससे हमें पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। तो आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सत्य हैं या हैं। ठीक है, तो चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो सभी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज होने वाला है। आप लोग इसको बहुत ही मतलब गंभीरता के साथ देखिएगा और जो भी फैक्ट्स यहाँ से आपको मिलेंगे वो सारे फैक्ट्स भी आप यहाँ पे पढ़ते चलिएगा, लिखते नोट आउट करते चलिएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे आंसर को चूज़ कर सकते हैं कौन सा आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सा आंसर होगा। तो यहाँ पे हम सीधे बात करेंगे, आंसर कौन सा होगा। इसका आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, ये क्लियर है, 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। अगर हम यहाँ पे व्याख्या की बात करें तो व्याख्या में आपको देखने को मिलेगा, चलिए व्याख्या भी देख लेते हैं। लद्दाख में बिल्कुल बारिश नहीं होती, इसलिए यहाँ कम खेती ही संभव है। यह इलाका क्या है, वर्ष भर लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। यहाँ के लोग खास तरह की बकरी पालते हैं जिससे हमें पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। पश्मीना ऊन से जो पश्मीना शाल बनाई जाती है अत्यंत महंगी होती है। ठीक है, ये सारा चीज़ आपने देखा। तो यहाँ पे 2 के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लद्दाख क्या है, एक जो है शीत जो है कह सकते कोल्ड डेजर्ट है। जैसे आपने देखा होगा हॉट डेजर्ट होता है, जैसे थार है भारत का रेगिस्तान जिसे कहते हैं, राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, उसी प्रकार से ये जो लद्दाख है, लद्दाख एक प्रकार का ठंडा मरुस्थल भी कहलाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसको आपने देख लिया होगा। चलिए हम इसी क्रम में आगे अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने। ठीक है, देखिए, केरल के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत केरल में हुई। दूसरा स्टेटमेंट है केरल की ज़मीन चावल की कृषि के लिए अत्यंत उपयोगी है। तीसरा स्टेटमेंट है ओणम, ध्यान रखिएगा, ओणम केरल में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो उपरोक्त कथन में से आपको बताना है सत्य क्या है, सही क्या है। केवल पहला ऑप्शन है केवल 1 और 2 सही है। दूसरा ऑप्शन है केवल 2 सही है। तीसरा है कि 1 और 3 सही है। और डी ऑप्शन है कि चारों सही हैं, सॉरी उपरोक्त तीनों सही हैं, यानी कि सभी स्टेटमेंट सही हैं। तो आप बताइए इसका कौन सा आंसर होगा। चलिए इसको हम देखते हैं। इसका आंसर होगा आपका ये सारे के सारे सही हैं। कैसे सही हैं, जैसे आपको पता है कि भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत केरल में हुई थी, ये ठीक बात है। और ये तटीय नगर है, कांगानोर में हुई, मतलब इसको भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत जो है केरल के तटीय नगर कांगानोर, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात हो गई। जहाँ किंवदंतियों के मुताबिक ईसा के 12 प्रमुख शिष्यों में से एक संत थॉमस ईस्वी सन 52 में यहाँ पहुँचे थे। और ओणम त्यौहार के अंतर्गत होने वाली जो नाव प्रतियोगिता होती है ना, बोट रेस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि बोट रेस भारत में किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तो आप भी इसको भी यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, तो आकर्षण का केंद्र होता है। और केरल की जो भूमि है चावल, लौंग, इलायची, काली मिर्च की खेती के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, तो ये रही इतनी सी बात। और केरल में ही आप देखेंगे कि एक मालाबार तट पड़ता है। जब मानसून आता है भारत में तो उसी मालाबार के तट पर जून के महीने में एंट्री करता है। ठीक है, और डायरेक्शन क्या होता है, दक्षिण पश्चिम से मानसून भारत में एंट्री करता है। तो ये भी एक याद रखने वाली बात है, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज का यूनिट में पहले यूनिट में कुछ ज़्यादा खास प्रश्न नहीं थे, लेकिन जितना भी था
2 प्रश्न ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। और इसके साथ में जो मैंने जो फैक्ट बताया, इससे केरल में ओणम मनाया जाता है। केरल में आप देखेंगे तो बोट रेसिंग होती है, नाव की प्रतियोगिता होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने देखा क्लैरिटी के साथ। इसी के साथ हम फिर आगे बढ़ेंगे और यूनिट 2 में बात करेंगे, जिसके अंतर्गत क्या होगा, जैसे विविधता और भेदभाव, इसमें हम इसकी बात करेंगे, विविधता और भेदभाव। तो विविधता एवं भेदभाव में हम देखेंगे कुछ प्रश्न हमारे समक्ष होंगे, उसमें क्या क्या है वो आप देख पा रहे होंगे अब, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक प्रश्न है, बहुत ज़्यादा प्रश्न इसमें नहीं है। और अभी आप देख पा रहे होंगे, पहला यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, दलित शब्द को नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में प्रयोग करते हैं। दलित का शाब्दिक अर्थ दबाकर रखा गया या कुचला गया है। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा, क्या आज के पहले तक आप ये जानते थे कि दलित शब्द का अर्थ क्या होता है? अगर जानते थे तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा यस, नहीं जानते थे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, सरकार दलित लोगों को अनुसूचित जनजाति के वर्ग में रखती है। तो उपरोक्त में से कौन सा यह कथन सत्य है, ठीक है। तो आप इसका आंसर बता सकते हैं, तो कौन सा होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, दोनों होगा, या तो कोई नहीं होगा। तो सीधे हम आंसर की बात करेंगे, आंसर केवल एक होगा, दूसरा नहीं होगा। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, पहला सही है। सरकार दलित लोगों को अनुसूचित जनजाति के रूप में रखती है, ये गलत है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ तक की बातें हमने देखा। इसी से संबंधित मेरे जहन में 1-2 प्रश्न आ रहे हैं। जैसे अभी आपने 14 अप्रैल इसी महीने में बीता है, आज 19 अप्रैल है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो 14 अप्रैल को किस महान व्यक्तित्व का जयंती मनाया जाता है, पहली चीज़। और उन महान व्यक्तित्व के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, उनकी कौन कौन सी पुस्तकें हैं, कौन कौन सी किताबें हैं जो उन्होंने लिखी है, और उन्होंने भारत के संविधान निर्माण में क्या भूमिका निभाई है। उन्होंने प्रारूप समिति को भी बनाने में भूमिका निभाई। आरबीआई के गठन के पहले एक जो हेल्टन यंग समिति थी 1934 में, उसमें भी उनकी भूमिका रही है। उसके बाद देखेंगे पूना पैक्ट 1932 में जो हुआ गांधी और अंबेडकर जी के बीच में, तो उसमें भी उनकी भूमिका है। दलित वर्गों को लेकर के उनकी भूमिका है, ठीक है। और मतलब और भी विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं हैं। तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा और बताइएगा उनके बारे में आपको क्या क्या जानकारियाँ हैं। अगर आप चाहते हैं उसके ऊपर और भी ज़्यादा जानकारियाँ इकट्ठा करना, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और उसका मैं वीडियो लेकर के आप सभी लोगों को उसके बारे में पूरा रूबरू कराऊँगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही एमसीक्यूज। हमने 3 एमसीक्यूज देखा, बट यहाँ पे मैंने 30 से ज़्यादा प्रश्नों को काउंट कराया, ठीक है। और इसी प्रकार से आने वाले सारे यूनिट में, सारे सीरीज में, अब तीसरी यूनिट के से आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इस पर आप लोग की प्रतिक्रियाएँ मैं जानना चाहता हूँ, क्या प्रतिक्रियाएँ हैं, कैसा है फीडबैक, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, and please do like, share and subscribe my channel. Thank you everyone.